तो आज हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट 1922 से लेके 1929 तक उसको देखते हैं। ठीक है। तो 1922 से पहले क्या हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंट्स। ठीक है। जिसमें महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। इस टाइम पे अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ था? जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, तो महात्मा गांधी ने जो एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको वापस ले लिया था कि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे बंद कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आईएनसी और जो यूथ है जो महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि इस तरह जो मूवमेंट है उसको बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी, अब यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी, उसी के चलते हमें क्या देखने को मिलता है? रिवॉल्यूशनरी का फेज़ टू, मतलब जब बंगाल पार्टीशन और बंगाल बना था उस टाइम पे हमें फेज़ वन देखने को मिला है, जिसमें हमें अनुशीलन कमेटी, अनुशीलन, देन युगांतर, ये सब देखने को मिला था। फेज़ टू में हमें HSR देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे चोरी चौरा के बाद क्या होता है? हमने देखा था कि एनसीएम में जो है हमने बॉयकॉट करा था। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ स्टेट है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो, अगर आप पर्सन ए इलेक्शन नहीं लड़ रहा है लेकिन पर्सन बी तो लड़ेगा ना। अब ये पर्सन बी जो है लॉयलिस्ट है ब्रिटिशर्स का। अब चूंकि आप नहीं लड़ रहे हो तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है और बी जीत जाएगा। ठीक है। तो यही यहाँ पे होता है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर में कांग्रेस और आईएनसी के लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो लॉयलिस्ट है ब्रिटिशर्स के, वो यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो CLA और गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इजीली जितने भी लॉस पास करना है उनको, लॉस पास करना है, वो इजीली कर पाती है। कोई उनके अगेंस्ट वर्क नहीं करता है, सभी ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट हैं। मतलब क्या, 1922 और 23 एक तरह से ब्रिटिशर्स के फेवर में गया। मतलब क्या, कि बॉयकॉट उल्टा पड़ गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू क्या बोलते हैं कि हमें जो है बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट और PLA में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जीतना चाहिए। और एक तरह से डेडलॉक, यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट कर देना चाहिए। ब्रिटिशर्स जो भी लॉ पास करे इंडियंस के अगेंस्ट, वो हम उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है। अब इसी चीज़ को लेकर जो है दो पार्टीशन क्रिएट होते हैं, स्वराजिस्ट और नो चेंजेस वाले में, चेंजर्स वाले में। स्वराजिस्ट यहाँ पे बोलते हैं कि हमें जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नो चेंजर्स बोलते कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अभी अपने जो करंट ग्राउंड है उसी पे अडिग रहना चाहिए। ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि महात्मा गांधी की जो स्टेटमेंट है कि अब चौरी चौरा के बाद हम क्या क्या स्टेप ले, क्या करें, वो एकदम कन्फ्यूजिंग था। महात्मा गांधी को 6 साल की जेल हो जाती है यहाँ पे, और उनके जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देते नहीं है नो चेंजर्स को, कि आपको आगे करना क्या चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, दिसंबर 1922 में गया के सेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि जो आईएनसी है उसको जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन वो डिफीट हो जाता है। नो चेंजेस, जितने महात्मा गांधी सपोर्टर रहते हैं ज़्यादा रहते हैं, और जो ये रिजोल्यूशन है वो फेल हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हमें एक कांग्रेस में स्प्लिट, जैसा सूरत स्प्लिट था, सेम हमें स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें स्वराज डिमांड करते हैं कि हमें जो काउंसिल है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और नो चेंजर्स इसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करने से जो आपका मोरल करप्शन है वो बढ़ेगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। और ये आगे चल के होता भी है एक्चुअली। कुछ टाइम के लिए तो स्वराजिस्ट का जो मोटिव है 24 से लेके 23, 24 और 25 तक और 26 तक, ये मोटिव वर्क करता है। लेकिन आगे चल के यहाँ पे कम्युनल डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे कि नो चेंजेस वालों ने बोला था। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, नेहरू एंड CR दास अपनी पोजीशन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की जो है आईएनसी से
गिव अप कर देते अपनी पोस्ट को और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी को बनाया जाता है। अब इस टाइम पीरियड में क्या होता है, 22 से लेकर 23 तक महात्मा गांधी जेल में ही। अब बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी ने वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दिए नहीं थे, तो इनके जितने भी इंस्ट्रक्शन थे काफ़ी ज़्यादा वेग थे, एम्बिग्यूअस थे। अगर स्वराजिस्ट उनके पास जाते हैं और जो ये बात करते इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, तब महात्मा बोलते ठीक है चलेगा, लॉजिकल है। सेम चीज़ें वो नो चेंजर्स को भी बोलते कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गांधी बोलते ये भी करेक्ट है, ये भी चलेगा। तो क्या वेग और एम्बिग्यूअस था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे, लेकिन आगे चल के क्या होता है, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स यहाँ पे समझ जाते कि आईएनसी का पार्टीशन इनके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क कर रहा है ब्रिटिशर्स के फेवर में, तो हमें इकट्ठा काम तो करना पड़ेगा, एक यूनिटी में वर्क करना पड़ेगा। तो सितंबर 1923 में एक कॉम्प्रोमाइज साइन होता है, जिसके थ्रू यहाँ क्या बोला जाता है कि आईएनसी के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जो स्वराजिस्ट के मेंबर यहाँ पे हैं वो आईएनसी के बिहाफ पे जो है इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। अब महात्मा गांधी की जो जेल टर्म थी वो 6 साल की थी, 6 ईयर की, लेकिन क्या होता है 2022 से लेकर 2023 तक ये जेल में रहते हैं और 23 में ये फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी जो हेल्थ है वो परेशानी क्रिएट करना शुरू कर देती है। और अगर महात्मा गांधी जेल में उनकी डेथ हो जाती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ब्रिटिशर्स पे आ जाती है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे, तो फरवरी 1924 को जो है महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को फ्री कर दिया जाता है। 6 साल की टर्म थी, लेकिन 4 साल पहले ही, 4 ईयर्स पहले ही रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। अब महात्मा गांधी बाहर आके भी इतना कुछ सपोर्ट करते नहीं स्वराजिस्ट को, लेकिन 25 अक्टूबर 1924 में क्या होता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है इमरजेंसी प्रोविजन के थ्रू, जिसके अंडर क्या होता है स्वराजिस्ट और आईएनसी के और मेंबर्स हैं और जो महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे हैं उनके मेंबर्स हैं, उनके घर में रेड मारी जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जिससे क्या होता है कि महात्मा गांधी को मालूम लगता है कि हाँ, अगर हम पीएलए मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाहर रहेंगे तो इनको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो 6 नवंबर 1924 को बेलगम सेशन में क्या होता है, महात्मा गांधी अप्रूवल दे देते कि स्वराजिस्ट जो है और जो नो चेंजर्स हैं वो यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद में 23, 24, 25 एंड 26 इन सारे साल में क्या होता है, स्वराजिस्ट जो मोटिव, उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर लेते हैं, प्रॉपरली अचीव करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट बिल्स आते उनको पास करने से रोक देते हैं। जितने भी पोस्ट थी म्यूनसिपालिटी में यहाँ पे वगैरह वगैरह जगह पे, अलग अलग जो गवर्नमेंट पोस्ट हैं उन पे सारी जगह जो है कांग्रेस आईएनसी जीत जाती है, आईएनसी के मेंबर्स जो है जीत जाते हैं, इजीली जीत जाते हैं, ठीक है। एक तरह से तो ये ब्रिटिश को परेशान कर देते हैं, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे परेशान कर देते हैं। लेकिन 25-26 में स्वराजिस्ट में कम्युनल डिवीजन क्रिएट हो जाता है। 2 डिवीजन क्रिएट होता है, रिस्पॉन्सिव विजिट का और नॉन रिस्पॉन्सिव विजिट्स का। जिसमें नॉन रिस्पॉन्सिव विजिट्स में होते हैं नेहरू और रिस्पॉन्सिव विजिट्स में होते हैं लालजी मालविया, एनसी केलकर, जो बोलते कि हमें काउंसिल में जो है हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और नेहरू इसके अगेंस्ट थे। यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिव विजिट्स बोलते कि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे वर्क करना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो इस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यही आर्ग्यूमेंट लेके क्या होता है, आगे चलते धीरे धीरे 1929 में स्वराजिस्ट का जो मोटिव है, जिस कारण से वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली फेल हो जाता है यहाँ 1929 तक चलते चलते। लेकिन और एंड में 1930 तक स्वराजिस्ट कम्प्लीटली बाहर हो जाते, क्योंकि अब यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कर देते हैं। 1930 में जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इस स्वराजिस्ट का कोई एजेंडा बचता नहीं, तो यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं 1930 में। लेकिन जो 1929 से पहले ही जो है स्वराजिस्ट का जो एजेंडा है वो कम्प्लीटली लॉस हो चुका था। अब इसी बीच 1924 से लेके 29 तक
नो चेंजेस क्या काम करते हैं? तो काफ़ी सारे आश्रम्स क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस क्रिएट किए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे वर्क करते हैं और खादी भंडार वर्क यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब 1922 से लेकर 26 तक स्वराज का परफॉर्मेंस और जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई। मतलब क्या? ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाए थे, वो इसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स जो है एक रिव्यू कमेटी सेटअप होगी। आफ्टर 10 ईयर्स एक रिव्यू कमेटी सेटअप होगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखेगी। ठीक है। लेकिन ये रिव्यू कमेटी कब सेटअप होती है? 1927 में, मतलब 2 साल पहले ही, क्योंकि इनकी स्वराज की परफॉर्मेंस यहाँ पे उन्हें परेशान कर चुके ब्रिटिशर्स को। तो 1927 में सीमन कमीशन सेटअप होती है इसको 1929 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए, जिसके हेड रहते हैं जॉन सीमन। ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है और एक इशू ये क्रिएट होता है कि जितने भी सारे मेंबर्स जो रिव्यू कर रहे हैं वो सब ब्रिटिशर्स हैं। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो तो उसको रिव्यू कौन देता है? कस्टमर देता है या फिर कंपनी देती है? कस्टमर देता है, कंपनी देती है। तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर देता है यहाँ पे रिव्यू। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिशर्स जो है वो खुद ही अपने ही प्रोविजन को रिव्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसको अपने ही तरीके से रिव्यू करेंगे और यहाँ पे कोई इंडियन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से एक रीज़न मिल जाता है सारे नेशनलिस्ट और आईएनसी को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट होने का, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट होने का। तो यहाँ पे एक स्लोगन दिया जाता है, गो बैक सीमन, सीमन गो बैक, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज के टाइम पे डेथ हो जाती। ठीक है। तो यहाँ पे सीमन कमीशन के बाद जो प्रोटेस्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, उसमें उस टाइम पे क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठे हैं, ब्रिंकन हेड, इनको काफ़ी गुस्सा आता है और बोलते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान बनाना इतना ही आसान लग रहा है तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते? ठीक है। तो आईएनसी जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, आईएनसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसको अनएनिमसली एडॉप्ट कर लिया जाता है 1928 में। ठीक है। अब इसको एडॉप्ट तो कर लिया जाता है लेकिन कुछ प्रोविजंस यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मतलब क्या कि नेहरू और बोस का मानना था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहते हैं ब्रिटिशर्स से। लेकिन यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई है। ठीक है। और साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, जो मुस्लिम लीग और सिख्स को पसंद नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पे नेहरू जो है अपनी खुद की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इन्हीं को जवाहरलाल नेहरू को देखते हुए मुस्लिम लीग में जिन्ना भी अपनी 14 पॉइंट्स की रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें सभी चीज़ों में एक तरह से हम बोल सकते हैं जिन्ना के 14 पॉइंट रिपोर्ट में मुस्लिम मुस्लिम्स मुस्लिम्स मुस्लिम और मुस्लिम, और इस मुस्लिम का टर्म एक्चुअल मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम लीग था। मतलब क्या कि जो मुस्लिम लीग है उसको पावर जितनी ज़्यादा हो सके उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1922 से लेके 29 तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आईएनसी करती है वो फिनिश होती है। अब यहाँ पे हम चलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब क्या? हमने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फेज़ 1 देखा था, करेक्ट। यहाँ पे होता क्या है, जो युगांतर, अनुशीलन, मित्र मेला, ये सारे जो लोग रहते हैं ये थे फेज़ 1 के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के सेकेंड फेज़ में आते हैं, फेज़ 2 में। अब फेज़ 2 में चूँकि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स जो है अपना जो है सोशलिज्म का एक कंसेप्ट यहाँ पे सबके सामने रखता है। लेकिन सोशलिज्म इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो काफ़ी अलग था। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, फ्रीडम एंड लिबर्टी की बात करते हैं। लेकिन ये फ्रीडम और लिबर्टी सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है,
यहाँ पे जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं जमींदार के द्वारा, एलाइट्स के द्वारा, इंटरमीडियरीज के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, सभी से एक्सप्लॉयटेशन जो कर रहा है उसको बंद करने की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव अब यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे एक्टिविज्म ऑफ इंडियन यूथ जो कि ऑल बंगाल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती है, जो कि किसके अंडर वर्क करती है, जवाहरलाल नेहरू के, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो इसको सपोर्ट करते हैं। फिर देन पीजेंट एजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट करते हैं, वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट करते हैं। देन इसके बाद ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वर्क करने लगती हैं। ठीक है, जिसको लाला लाजपत राय सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं रिवॉल्यूशनरीज से। तो पंजाब, यूपी, बिहार में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये लोग। अब इसी पंजाब, बिहार और यूपी के एरिया में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है, जिसका फाउंडेशन कब होती है, 1924 में कानपुर के अंदर। और इसके मेंबर्स कौन रहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल, ये सारे मेंबर्स रहते हैं। अब HRA क्या करती है, यहाँ पे काकोरी रोबरी कंडक्ट करती है, मतलब एक ट्रेन जो कैश से, गवर्नमेंट के कैश से भरी हुई रहती है और ये इसको लूट लेते हैं। अब रॉबरी तो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन जो कैश है इसको डिस्पोज कहाँ करेंगे, कैश को आप डिस्पोज कहाँ करोगे, इतना सारा कैश आप बैग में भर के इकट्ठा तो नहीं रख सकते, काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स थे, अब कहाँ इसको आप डिस्पोज करोगे। तो ये करने में फेल हो जाते हैं और सारे मेंबर्स जितने भी काकोरी रॉबरी में थे HRA के वो पकड़े जाते हैं और 1924 में HR का इस्टेब्लिशमेंट होता है और अगले ही साल 1925 में HRA कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसका एक मेंबर चंद्रशेखर आज़ाद, ये पर्सन बच जाते हैं। ठीक है, और आगे चल के यही मेंबर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रिएट करते हैं सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली के अंदर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर। इसके पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव भगत, भगवती चरण वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार वर्मा एंड जयदेव कपूर। ठीक है, और भगत सिंह भी यहाँ पे रहते हैं, भगत सिंह भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है, 1927 में सिमन्स कमीशन आती है, करेक्ट। सिमन कमीशन में क्या होता है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है और इनको मारने वाले कौन थे, स्कॉट, एक ब्रिटिश ऑफिसर, छोटा सा स्मॉल लेवल का ब्रिटिश ऑफिसर था जो लाला लाजपत राय के सर पे, हेड पे डंडे से वार करता है और उनकी स्पॉट में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका रिवेंज लेने के लिए इनका एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो पर्सन है स्कॉट को जो आइडेंटिफाई करने वाला है, मतलब जितने भी मेंबर्स है HSRA के, उनको मालूम तो है नहीं कि स्कॉट कौन है। और ये पर्सन स्कॉट को कौन जानता है, आइडेंटिफाई कौन करने वाला है, जय गोपाल। अब जय गोपाल स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को एक दूसरा ब्रिटिशर्स को एज ए स्कॉट मान लेता है और इसको आइडेंटिफाई करता है। तो मतलब स्कॉट तो बच जाता है, लेकिन सॉन्डर्स को यहाँ पे असैसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या होती है, जब सॉन्डर्स को असैसिनेट किया जाता है तो ब्रिटिशर्स को अब यहाँ पे पता नहीं लगता कि असैसिनेट करने वाले कौन है, मतलब क्या, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब फ्री आराम से घूम रहे होते हैं, कोई भी ब्रिटिशर्स को अभी तक पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, और ये इंसिडेंट्स ऐसे ही चले जाता है। फिर आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह यहाँ पे बॉम्ब प्लान करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे 1929 में अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट के अगेंस्ट में। ठीक है, अब इनका रीज़न क्या था कि यहाँ पे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और जो SSRA के मेंबर हैं वो ये समझ गए थे कि इंडिविजुअल असैसिनेशन से इतना कुछ काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल असैसिनेशन से ज़्यादा वर्क होने वाला है नहीं, हमें मास मूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, लोगों की आंखें खोलने की हमें ज़रूरत है कि ब्रिटिशर्स जो अपने आप को एक तरह रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ के अंडर वर्क करने का बताते हैं कि हम लॉ को कितना फॉलो करते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भगत सिंह और
बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे बॉम्ब थ्रो करते लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ये जो बॉम्ब है वो साउंड बॉम्ब रहता है, मतलब क्या, दिवाली का बजने वाला बॉम्ब रहता है, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं रहता है, एक्सप्लोजिव नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे भागने की कोशिश नहीं करते, खुद को सरेंडर कर देते हैं। अब सरेंडर करने के बाद जब भी इनको कोर्ट में लाया जाता है ट्रायल के लिए, तो वो सिर्फ जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप अपने कुछ पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं, अपने बचाव में कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं बार बार, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो एक तरह से जो अब यहाँ पे होता क्या, जो ये ट्रायल है इसको कवर कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस प्रेस यहाँ पे कवर कर रहा है, पीपल को यहाँ पे लोग बताया जा, भगत सिंह यहाँ कोशिश करते हैं कि लोग उठे जागे, और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स एक तरह से रूल ऑफ लॉ का फेक एजेंडा यहाँ पे अपना फैला रहे, वो लोग उनसे हटे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट नहीं करें, ठीक है। तो अब इसी बीच क्या होता है, भगत सिंह सबका अरेस्ट होने के बाद इसी बीच जो ब्रिटिशर्स हैं वो HSRA कुछ मेंबर्स को 7 मेंबर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है। अब इसी में से एक मेंबर रहता है हंसराज वोहरा, ये यहाँ पे भगत सिंह का नाम बोल देता है, एकदम से भगत सिंह का नाम बोल देता है, ठीक है। अब ये बात पता चलती है यहाँ के गवर्नर अरविंद को, और कोइंसिडेंटली यहाँ पे मालूम पड़ता है कि भगत सिंह को जो बॉम्ब के केस में उन्होंने अरेस्ट करा है वो एक्चुअली जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी शामिल थे, ठीक है। लेकिन भगत सिंह का केस अभी चल रहा है, तो यहाँ पे अरविंद जो है उसको उठा नहीं सकते। मतलब क्या, भगत सिंह का चूंकि यहाँ पे केस चल रहा है, भगत सिंह का केस चलने के कारण अरविंद उनको पिक नहीं कर सकते, खुद से सज़ा नहीं सुनवा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक इमरजेंसी प्रोविजन था, जिसके थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू अरविंद क्या करते हैं, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करते हैं 3 जज की, और जो सेशन कोर्ट है जहाँ पे भगत सिंह का केस चल रहा है वहाँ से केस लेने की जगह यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या था, भगत सिंह को मारना, हैंग करना। फिर सेशन कोर्ट से केस चल रहा है, वहाँ पे दूसरे जजेस हैं जो उनके फेवर में जज नहीं करेंगे, और अरविंद ने इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशल ट्रिब्यूनल सेटअप करते हैं। तो एक तरह से हमें पता चलता है यहाँ पे जो भगत सिंह बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते हैं, जो कि अरविंद ने उन्हें ये अपना डिसीजन लेके करेक्ट साबित करते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेक्चर एंड होता है, लेकिन साथ ही में भगत सिंह जो इनिशियल स्टेज में बोलते हैं कि इंडिविजुअल हीरोइज्म, मतलब इंडिविजुअल जो पर्सन है वो अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े तो हमें इंडिपेंडेंस मिल सकती है। लेकिन आगे चल के उन्हें समझ में आता है कि जो भगत सिंह को, कि हमें मार्क्सिज्म को फॉलो करना चाहिए, एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दिला सकता, उसके लिए हमें मासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने लेटर में एक लिखते हैं स्टेटमेंट, बाय द मासेस फॉर द मासेस, जिसमें भगत सिंह बोलते हैं कि हमें मास मूवमेंट की, यहाँ पे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है।